अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और पेशावर में जो कल हादसा हुआ कि क्या क़यामत थी जो गुजरी पेशावर पे कल, और उमर खालिद खुरासानी के हवाले से ये बदला था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसने लेट लास्ट ईयर में हमारे साथ जो मुआहदा तय किया था उसकी खिलाफ वर्जियाँ शुरू की, और आज हम इस साल के शुरू में देख रहे हैं कि ये जो वाक़यात हैं ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये जो बहुत कंसिडर किया जाता है कि पेशावर का बड़ा सेफ इलाका है, इसको टारगेट किया गया। सवाल ये है कि सियासतदान करप्शन करें तो कोर्ट जाते हैं, कभी कभार नाअहल भी करार दे दिए जाते हैं, और साथ ही साथ उनके खिलाफ पटिशन्स भी दायर हो जाती हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी इदारे गलत फैसले करें तो उनका खमियाजा भुगतने के लिए क्या सियासतदानों को आगे आना पड़ेगा? ये गलत फैसले जो जाके अफगानिस्तान में बता रहे थे कि इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, या फिर कोई और है? और इस सब जो मामलात हैं इसको ख्वाजा आसिफ साहब ने किस तरह से आज नेशनल असेंबली में पेश किया, जरा सुनिए। 4.5 लाख अफगानी, मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान के अंदर आए, एंड दे हैव नॉट गॉन बैक। कौन उनमें दहशतगर्द है, कौन नहीं दहशतगर्द है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। हमारे यहां पे डॉलर की क्राइसिस हुई, बोरियां भर भर के अफगानिस्तान जो है डॉलर गया। हम उनसे कोयला खरीदते थे, हमसे वो रुपए लेते थे, यहीं से डॉलर खरीद के, और डॉलर जो है वो आसमान पे पहुंच गया। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में छोटे छोटे शहरों में भी अफगान मुहाजिरीन है, और मिलियंस में है। एक अंदाजे के मुताबिक जो यूएनएचसीआर के रजिस्टर्ड महाजरीन के अलावा, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, नूर आलम बैठे हुए, ये बताएंगे, उनके अलावा जो है वो तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब है। उसके अलावा को 3-3.5 मिलियन महाजर जो है, अफगानी महाजर जो है यहां पे है। यानी उनकी 5 मिलियन आबादी जो है अफगानिस्तान की, उसकी रोजी जो है पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। उनके कारोबार है यहां पे, ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार उनके पास है। अगर तो बारी इमरान खान साहब की है और अगर जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब की है, लेकिन अगर वो बिल्कुल भी बाइख्तियार नहीं रहे अपने टेन्योर में, तो फिर ये फैसले किसने किए और इनके लिए कौन आंसरेबल है? और अगर 4.5 लाख बंदों को यहाँ रीसेटल किया गया तो ये जमान पाक का घर तो नहीं है, ये इमरान खान साहब का बनी गाला तो नहीं है, ये पाकिस्तान है। क्या इस मामले पर पार्लियामेंट में डिबेट हुई? क्या सेनेट को अपने एतमाद में लिया गया? जवाब है नहीं। लेकिन इस जवाब को कोई सवाल ही उठाए तो उस पर भी कोई उंगली उठा लेता है। लेकिन सुनिए जी, आज नूर आलम खान साहब ने क्या कहा है। बात यह है, आप फिर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान को दे दिया, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी। फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैज गिवन द स्टेटमेंट। आप हमें हक नहीं देते। मैं पेशावर से हूं, 100 लोग मेरे शहीद हुए हैं, और रोजाना सबसे पहले आपके सारे मुल्क के लिए खैबर पुख्तूनख्वा के और हम लोग शहादतें देते हैं, कोई शक नहीं। यहां पे सब लोग गपशप लगा रहे हैं, मैं बातें सुन रहा हूं, मुझे अफसोस हो रहा है कि इनको यह पता नहीं है कि वो पेशावर में वो भी किसी का बेटा होता है। जब तक पंजाब में कोई बंदा नहीं मरेगा, जब तक कोई लाहौर में नहीं मरेगा, तो ये लोग फिर वो सीरियस नहीं लेंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है, और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन दहशतगर्दी की नोक पे है, और पंजाब में ज़ाहिर एक नया ही सियासी अखाड़ा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है जो चीफ मिनिस्टर इंटरिम सेटअप के मोहसिन नकवी के खिलाफ। आज उसको एतराज़ात लगाकर रजिस्ट्रार ने वापस कर दिया। इस पर भी मजीद जाके आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक फैसला जिसका बड़ा इंतजार था और वो फैसला आ गया है, वो है इलेक्शन कमीशन का। चौधरी शुजात साहब के हवाले से आज उनको कन्फर्म कर दिया गया है कि वही पार्टी के सदर हैं। तो अब ये सब मामलात में परवेज़ इलाही साहब कहाँ जाते हैं, और अगर मेजॉरिटी उनके पास है पंजाब असम्बली में, जो कि अब तहलील हो चुकी है, तो इस पूरे जो मंजरनामे पे क्या असरात होंगे और इस पे सियासत पे क्या असरात होंगे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चौधरी शाफे साहब। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया। एक तो सबसे पहले आप मुबारकबाद कबूल कीजिए, और हम कुछ ही दिन पहले हम सुन रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब सदर मुंतखब हो गए हैं, जनरल सेक्रेटरी लग गए हैं, ज़िला इंतज़ामिया ने उनको वोट दे दिए हैं, 2 ज़िले के लोग, 4 ज़िलों के लोग उनको आके इंडोर्स कर चुके हैं। लेकिन आज इस फैसले ने शायद वो सब तासुर ख़त्म कर दिया है। सर ये बता दीजिएगा कि अब क्या है, अगर सदारत मिल गई है तो क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे चौधरी शुजात साहब? जी, एक तो मुबारक देने का शुक्रिया, खैर मुबारक बहुत बहुत। थैंक यू सर। और ये तकरीबन 5 महीने बाद आज फैसला है, और शुक्र अल्लाह का के
शुजात साहब के हक़ में फ़ैसला है कि आइनी तौर पर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ही प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। जी। और कुछ महीने पहले भी एक इजलास बुलाया गया था कामली आगा और बाकी सब का, जिसमें सारे सूबों के नुमाइंदगी नहीं थी। फिर उन्होंने कुछ दिन पहले फिर दोबारा इजलास बुलाया ताकि शुजात साहब को इनकी पार्टी की सदारत से हटाया जाए। तो आज जो है उनको नाकामी हुई है और मैं समझता हूँ कि हक़ और सच की आज जो है वो फतह हुई है। और आगे मैं समझता हूँ कि अब हम पार्टी में जो पूरे टाइम पर वर्कर साथ खड़े रहे हैं उनको आगे हम लेके चलेंगे और पार्टी को जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सर, ये सेंट्रल कमेटी दोबारा से तश्कील दी जाएगी और कामिल अली आगा साहब को आप इन प्लेस नहीं रखेंगे तो क्या उनको ओहदे से हटाएंगे? जो अब ये पंजाब असेंबली के जो मेंबरान थे वो तो परवेज़ इलाही साहब का साथ दे रहे हैं। सर, ऐसा क्यों है कि उन्होंने चूज़ नहीं किया चौधरी शुजात साहब को बैक करने के लिए? मतलब क्या परवेज़ इलाही साहब उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या उनको ज़्यादा फेथ था, और क्या अब मामला फ़र्क हो गए हैं? क्या आपके लिए कोई बेहतर निशानी नज़र आ रही है आपको? आपने बात की है कामली आगा की। बेसिकली कामली आगा जो है वो जनरल सेक्रेटरी था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, और कामली आगा को जो है कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट हैं शुजात साहब ने नोटिस भेज दिया था कि वो अब जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे। और बाकी जो वो सेनेटर बने थे वो भी कामली आगा के लिए शुजात साहब ने बात की थी उस टाइम आसिफ अली ज़रदारी साहब से, और जो वोट कम थे सेनेटर बनने के लिए वो पीपल्स पार्टी के वोट इनको पड़े थे तो ये सदर बने थे। और कुछ महीने पहले कुछ लोगों को याद होएगा किस तरह के अल्फाज ये कामिल अली ने इस्तेमाल किए शुजात साहब के हवाले से, मतलब कि पार्टी के अंदर ही होते भी। तो अब हमारी ये कोशिश है कि पूरी तरह जो है कामली आगा जो है अपना कोई और रास्ता देखे, यहाँ की और पार्टी ज्वाइन करे, इसलिए कि जो ये हरकतें कर रहा है पिछले 6 महीनों से तो वो जो है बहुत ज़्यादा उन हरकतों ने हमें डैमेज किया है और उसकी हरकतों की वजह से जो है ना काफ़ी वर्कर्स भी डिसहार्ट हुए हैं। अच्छा सर, आपको याद होगा अभी पिछले दिनों कुछ ऑडियो भी लीक हुई थी, परवेज़ इलाही साहब के जो बेटे हैं उनकी गुफ्तगू हो रही थी और वो खातून को जिस तरह ठिकाने लगाने की बात हुई थी जिस पर कि बहुत ज़्यादा एक शोर उठा था, लेकिन वो शोर नहीं, वो परवेज़ इलाही साहब के बेटे नहीं थे, वो वजाहत हुसैन साहब के बेटे। जी सॉरी, वजाहत हुसैन साहब के बेटे। जी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर। तो फिर वो कम्युनिकेशन थी बिटवीन जी मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि वो एक बिटवीन वजाहत साहब एंड जी आप बोलिए सर। जी वो कम्युनिकेशन थी बिटवीन वजाहत साहब और उनके बेटे हुसैन के। जी, तो वो कह रहे थे कि खातून को क्या होता है, खातून को हटाने का तो मसला ही कोई नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ये आपको लगता है कि इस लेवल पर अब सियासत होगी कि इस तरह के काम हुए होंगे और इस तरह की लोग बातें करेंगे, तो ये खातून अगर आपके साथ आ गई तो चलें, उनको तो आप प्रोटेक्शन दे देंगे, लेकिन बाकी जो इनके मेंबर्स हैं उनमें से आप कितने तोड़ पाएंगे? बाकी जो पहले MPS थे उनकी बात कर रही हैं? जी MPS की बात करें। जी नहीं, वो MPS तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो तो स्टार्टिंग से ही वो 10 MP उनके साथ रहे हैं, ठीक है। और अब सिर्फ MPS की बात नहीं है, अब तो बात है कि पूरे पाकिस्तान की बात है और पंजाब की बात भी है कि हम जो है प्रॉपर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करने की बात है पार्टी को। और वो जो MNA हैं वो मिसेस फ़ारूक थी जिनको जो है वो धमकी लगाई गई थी कि जी आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही थी कि जी इनको उठा लिया जाएगा, इसलिए कि वो जो MNA हैं वो हमारे साथ हैं। तो सर अब ये तो आई होप कि ना हो ऐसा, अब जो जी ऐसा ना हो। लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि उनके आपने पिछले प्रोग्राम में भी मुझसे बात की थी, आपने यही कहा था कि देखिए ना ये इस असेंबली नहीं तोड़ेंगे, तो क्या वाकई असेंबली तोड़ना, सब कह रहे थे असेंबली नहीं तोड़ेंगे, परवेज़ इलाही साहब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, फिर हुआ, परवेज़ इलाही साहब ने किया, फिर उसके बाद जब फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हुए तो आपने वो गुफ्तगू भी सुनी जिस दिन वो सदर मुंतखब हुए और उन्होंने री इंडोर्स कराया कामिल अली आगा को एज जनरल सेक्रेटरी। तो ये सर आपको तमाम मामला आपने मिस रीड किया परवेज़ इलाही साहब को? नहीं, कामिल अली आगा जो है लीगल तौर पर जनरल सेक्रेटरी मैं समझता नहीं है जी, इसलिए कि पार्टी प्रेसिडेंट ने उसको लेटर लिखा था कि 7 दिन के अंदर जवाब दो, जिसका उसने जवाब नहीं दिया।
लेकिन परवेज इलाही की जो रीडिंग आपने की थी कि दूसरा ये इलेक्शन है वो कि- नहीं तोड़ेंगे असेंबली, सर उस पे आपको क्या लगता है कि गलती हुई है आपको या वो उसमें ये नहीं, उसमें जो है ना वो तो एक प्रोडिक्शन थी एक, ठीक है ना। और उस टाइम भी आप समझें कि 50% था कि तोड़ते नहीं तोड़ते। और मेरा ख्याल है कि फिर ऑब्वियसली खान साहब ने फिर काफ़ी ज़्यादा इसरार किया उस टाइम होएगा कि असेंबली तोड़ दी जाए। तो सर कामिल अली आगा साहब की जो सेनेट की सीट के हवाले से आपने बात की, जब उनको मेजॉरिटी वोट्स पीपल्स पार्टी से पड़े हैं तो क्या वो मतलब कोई वोट्स वापस तो नहीं हो सकते? क्या उनकी सेनेट की सीट सेफ है सर? देखिए हमने ये प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने नोटिस भेज दिया है कामली आगा को कि वो जनरल सेक्रेटरी के लिए की सीट से भी और चेयरमैन सेनेट को भी लेटर चला गया हुआ है कि इनको सेनेटरशिप से डी सीट किया जाए अच्छा कामली आगा को। सर ये तो फिर वो कोर्ट ले जाएंगे आपको। नहीं, जो लीगल तरीका ही हम अपनाएंगे ना। अच्छा चले जो सर, भी, मैं तो सर लीगल आजकल तरीका पीटीआई है, के उसके मुताबिक जेरे चलेंगे। साया है ना, तो आजकल हर मामले में आपको पता है कोर्ट चले जाते हैं। तो वो मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ भी आज कोर्ट गए हुए थे, आपको पता ही है, पिटीशन भी दायर हो गया है, वो वापस एतराज़ात के साथ वापस भी कर दिया गया है। हो सकता है एतराज़ात हटा के दोबारा भी दायर किया जाए। कोर्ट चले जाएं। मेरे ख्याल में कि जितने भी इदारे हैं उनको जो मेरिट पर चीज़ है और जो हक पर चीज़ है, सच की चीज़ है, उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब कि ये मैं समझता हूँ काफ़ी अनफेयर होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में। और मैंने तो हमेशा कहा है कि जब पीटीआई की 3.5 साल की गवर्नमेंट थी, उसमें तो बड़ा कहा जाता था कि जी इंसाफ आएगा और कोर्ट की नई बिल्डिंग्स बनेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मेरे सर तो ख्याल में कि अब भी जो है ना फोकस करना चाहिए। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा कि ये जो चौधरी शुजात साहब तो चले पार्टी को दोबारा से तश्कील देंगे, सेक्रेटरी जनरल बनाएंगे और अपनी पार्टी को थोड़ा सा स्टैब्लिश भी करने की कोशिश करेंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे होपफुली। लेकिन परवेज इलाही साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? जम हो जाएंगे पीटीआई में, कोई और नाम से आगे आएंगे, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाएंगे? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? इन्होंने कोशिश की थी कुछ महीने पहले, कागज़ जमा कराए थे मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से, जी नई पार्टी बनाने की कोशिश की थी, मगर मेरे ख्याल में कि वो नाम रिजेक्ट हो गया, इसलिए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से मिलता जुलता था। और खान साहब ने तो उनको यही कहा है कि तुम लोग जम हो जाओ और बैठ के निशान पर इलेक्शन लड़ो। तो अब हम इसमें शुजात साहब ने तो बड़ी कोशिश की कि दोनों ख़ानदान इकट्ठे हो जाएं, मगर वो इकट्ठे नहीं चलना चाहते। वो समझते हैं कि जी सियासत अपनी अपनी करनी है, तो वो उनका पर अपना इरादा है। ठीक है सर, ये जो आपने करप्शन के केसेस की निशानदेही की थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा है पंजाब में, ये पंजाब असेंबली में जो मेंबर्स बैठे हुए हैं और जो इन्होंने ज़ाहिर है बहुत सारे लोग भी और भी भर्ती किए हुए हैं, कभी काबीना के वज़रा के नाम पे, कभी स्पेशल अटैची के नाम पर, तो ये सर ये कब तमाम तर मामला आपको लगता है अब ये खुलने जा रहे हैं? ये मामला जो पंजाब का थोड़ा स्टेबल होगा कि ये मोहसिन नकवी साहब को रहने देंगे 3 महीने, कुछ चलने देंगे और इलेक्शंस वक्त पर होंगे? जहाँ बात किया आपने करप्शन की, जी सर, मैं समझता हूँ कि जितने 3-4 साल में और पिछले कुछ महीनों में करप्शन हुई है, मैं समझता हूँ पंजाब की तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई। ठीक है, और इसमें जो है कुछ लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए हैं, भर्तियों के ऊपर इवन पैसे लिए गए हैं। और फिर आपको पता है कि 115 असिस्टेंट मशीर भी बने हुए थे। इनको पंजाब के ख़जाने से गाड़ियाँ दी गई, प्रोटोकॉल दिया गया, पुलिस की गाड़ियाँ दी गई, जबकि आईनी तौर पर ये पुलिस की एस्कॉर्ट्स जो हैं ये गाड़ियाँ नहीं रख सकते असिस्टेंट मशीर। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो करप्शन है वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल पर रही है। तो आपको लगता है सर कोई केसेस बनेंगे, कोई मामला खुलेंगे, या ऐसे ही बस खामोशी से जो हो गया सो हो गया? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं अदारे, वो तो उनको देखना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो ऑन मेरिट हो और किसी के साथ कोई फजूल में ज़्यादती ना हो।
ठीक है सर, ये बता दीजिएगा, क्योंकि जाहिर है अगर आप हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी तो नहीं है लेकिन चलें आप अगर उनका साथ भी दे रहे हैं, एक तरह से इत्तेहाद ही है, तो आप क्या इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं जो मईशत है इस वक्त, जो हाल है, जो महंगाई है? क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं जी सुरंगें लगा के गए थे, बारूदी सुरंगें फट गई हैं मईशत के हवाले से। अब हम देख रहे हैं कि जो एक टेररिज्म की लहर है वो भी अब उजागर हो रही है इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जो बार बार तालिबान से कहते थे बातचीत कर लेंगे लेकिन चोर डाकुओं से बात नहीं करेंगे। तो इन तमाम मामला पे आप हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे और आप समझते हैं कि दिस इज़ द राइट स्टैंड? अभी जो इकॉनमी के हवाले से आप जिक्र कर रही हैं, अभी आपको पता है कि IMF की टीम आई हुई है जी, और इसाक डार साहब से उनकी बात चल रही है, और इसमें जो मुझे लगता है कि जब ये एक बार एग्रीमेंट हो जाता है IMF के साथ, तो कुछ पाकिस्तान फ्रेंडली ममालिक हैं 3-4 जो कि वेट कर रहे हैं कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए तो फिर जो हैं वो पाकिस्तान को जो है फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। और मैं समझता हूँ कि और भी जो सोर्स ऑफ इनकम्स है उनको देखना चाहिए, ताकि मज़ीद जो है वो आवाम के ऊपर जो है बोझ ना पड़े। और जिस तरह तेज़ी से डॉलर ऊपर आया है, तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर इतनी तेज़ी से नीचे भी आए। और मैं समझता हूँ जो आपके पाकिस्तान की लोकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह आपके $10 बिलियन की कॉपर रिजर्व्स हैं बलूचिस्तान में, और आपके जो कुदरती वसाइल हैं उनको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये भी जो लोकल रिसोर्सेज हैं, ताकि इनकी हेल्प से भी जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है वो जल्द से जल्द कम से कम हो सके। ठीक है सर, और ये बता दीजिएगा कि आपको लगता है, मैं अगेन पूछ रही हूँ, पंजाब इलेक्शंस वक्त पर होंगे? क्योंकि ये रूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं और ये खदशात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि ये इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं सर, इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए? वो तो ज़ाहिर आइन आपको बताता है 90 डेज में करने हैं, तो क्या ये वक्त पर ही होंगे? वैसे तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो जनरल इलेक्शन के साथ ही होने चाहिए थे, मगर अब जो ये इंटरिम पीरियड है तो इसमें जो है होने चाहिए, मगर अभी आपको पता है काफ़ी डिविजन्स भी बनी है नहीं जी। ठीक है, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। जी जी। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी हल्का बंदियां भी रहती हैं जिसमें 4-4, 5-5 महीने लग जाएंगे, तो फिर उसका क्या करेंगे? सर उसका क्या करेंगे? इसका मतलब है आप भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि डिले हो जाए थोड़ा बहुत। देखिए पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें डेली चेंज हो रही हैं। अच्छा, इसमें टाइम पे भी हो सकते हैं, इसमें डिले भी हो सकते हैं। ओके ठीक है। चौधरी शाफी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर वक्फा लेंगे और आपने सुना जा शाफी से गुफ्तगू की। कामिल अली आगा साहब के लिए अब कोई जगह नहीं है काफ लीग में, उनको जनरल सेक्रेटरी के अहदे से हटा दिया गया है, उनको नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। उसके बाद एक जो सेनेट चेयरमैन है उनको भी एक नोटिफिकेशन भेज दिया गया कि एज सेनेटर भी इनको ना एक्सेप्टेबल रहना दिया जाए। अब इस पर क्या मामला होते हैं वो हम आगे वाले वक्त में बताएंगे, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर 3-4 केसेस की जो तलवार लटक रही है उस पर भी डिस्कशन करनी है। और आज जो नेशनल असेंबली में बात हुई है और कौन जिम्मेदार है इन धमाकों का, इन हमला आवरों को ये स्पेस देने का कि वो वापस आए, और फिर से उन्होंने इंटीग्रेट किया और उसके बाद फिर एस्केलेट किया, और फिर हम वही देख रहे हैं जो हम बहुत दिनों से नहीं देखना चाहते थे। हमें फिर दिखाई दे रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, बैक टू स्क्वायर वन। इस पर क्या बात करिए सानिया निश्तर साहिबा की, आपको गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर वक्फा लेते हैं। कि मेरे लिए एक बहुत पर्सनल मैटर है। ये जहाँ पे बम का धमाका हुआ है ये मेरे घर से कुछ स्ट्रीट्स दूर है, और पेशावर के शहर ने बहुत ज़्यादा सोबतें झेली हैं। हमारे क्लास फेलोज जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। हमारे जो घर के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो बहुत दफ़ा टूटी हैं। क्लास फेलोज शहीद हुए हैं। और कुछ अरसा ऐसे था जब ये बम के धमाके थम गए थे, अमन आ गया था। मगर कल जब मैंने अपने एक क्लास फेलो से बात की जो कि रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या टेक्स्ट बैक किया? उसने मुझे टेक्स्ट बैक किया, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जी
वेलकम बैक। आज जाहिर है कि मामला बहुत ज़्यादा टेंस हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं कि अब IMF का जो ग्रुप आया हुआ है वो यहाँ पर रहेगा मज़ीद 10 दिन। अब मामला क्या होते हैं तय, अभी तो बात हो रही है, वो अपनी जगह पे बज़िद हैं कि जो टैक्सेस लगने हैं वो लगें, और जो पेट्रोल कीमत पहले तय हो गई थी वो कीमत भी अदा करनी पड़ेगी इस हुकूमत को। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मांग रहे हैं, उसमें क्या मामला आगे बढ़ेंगे ऑफ कोर्स वी विल लेट यू नो। लेकिन साथ ही साथ एक टेररिज्म का जो बड़ा मसला आज डिबेट हुआ है, और राइटली सो। लेकिन ये ताज़ियत कर लेना, ये अपने तासुरात दे देना जब एक मामला हो जाए, जब 100 से ज़ायद लोग शहीद हो जाएं, तो फिर ये थोड़ा सा कम लगता है। और ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं टेररिज्म के हवाले से, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अस्मा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन है। बहुत शुक्रिया अस्मा। आपका तो खैर ताल्लुक ही खैबर पख्तूनख्वा से है, तो ये तो आपके घर में हुआ है अस्मा। आपके तासुरात तो खैर जिस तरह के इस वक्त कौम के हैं, लेकिन आपको कोई मतलब आपको लगता है कि कहीं पॉलिसी में गलती हुई है? क्योंकि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को रीसेटल किया गया, और आज नूर आलम खान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड चाहिए लेकिन अफगानी को शनाख्ती कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हर किसी को इस तरह से ओपन है। रेड जोन्स होते हैं, उसमें नूर आलम खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं जा सकता गवर्नमेंट गाड़ी में बैठ के, लेकिन कोई आम बंदा, कोई आम अफगानी जा सकता है। आप समझती हैं ये मामलात वाकई हैं ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, कल का जो वाक़या है, ऐसे लग रहा है कि पेशावर हमारा घर है, और ऐसे लग रहा है कि पूरे KP पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, एक क़यामत है हमारे यहाँ। हमारे पास तो इस दफ़ा अल्फाज ही नहीं है कि हम इस सारे सिनेरियो को किस तरह बयान करें, क्या फरियाद करें और क्या ना करें। हम तो कहते हैं कि इस KP सूबे पे रहम करें। ये तो कितने साल हो गए हैं कि हमारे ऊपर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं और इस सूबे के लोग इसको बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मतलब कसूर क्या है इन लोगों का? ये तो 9.5 साल तो हमने अभी ये PTI की ये एक तबाहकुन हुकूमत बर्दाश्त की, और उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज एक नहीं 100+ जवान शहीद हो गए हैं। इससे बड़ा अलमनाक वाक़या और क्या होगा? एक सारे सूबे में खौफ व हरास है, एक क़यामत है। लोगों के पास पीपल आर डेविस्टेटेड, उनको पता नहीं कि हम क्या करेंगे। लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि अगर पुलिस लाइन रेड जोन जो हमारे प्रोविंस का यही वो सेंटर था, अगर वो ना बच सका तो लोग जो दूर दराज ट्राइबल में रह रहे हैं और पहाड़ों में रह रहे हैं वो क्या करेंगे? उनको कौन बचाएगा? तो पॉलिसी ऑफ कोर्स ये पॉलिसी देखें, जब 2018 का इलेक्शन था, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये बात की कि सारी पार्टियों के लोगों को के पीछे उनको थ्रेट्स आ रहे थे और कोई घर से नहीं निकल सकता था, कोई घर में कैंपेन करता था। और ये वही टाइम था कि कितने जो कैंडिडेट्स थे वो शहीद हुए, लेकिन PTI को कोई कुछ नहीं कहता था। PTI के जलसे हो या ना हो, वो दे वर फ्री टू मूव अराउंड। और मुझे याद है कि आखिरी दिनों में हम लोग घर से कैंपेन करते थे। मैं आज भी ये सवाल पूछती हूँ कि ये हो क्या रहा है, इसका कौन हमें जवाब देगा? उसके बाद ये साहिब आए और इन्होंने तो मरकज़ से ये कह रहे हैं कि अब हमें सूबे में, इनके लोग कहते हैं कि जी ये तो मरकज़ की पॉलिसी थी। तो आपने जो इतने हज़ारों लाखों को अंदर आने दिया एंड दे रीसेटल्ड, उनके साथ आप निगोशिएट कर रहे थे, वो है कौन और वो किधर है इस वक्त? और इसलिए आप निगोशिएट कर रहे थे कि किस बिना पर आपने निगोशिएट किया? आपने क्या और पार्टीज़ के साथ कंसेंसस की? ये तो पाकिस्तान, ये सिर्फ एक पार्टी का मसला तो नहीं था, ये तो हमारे मुल्क का मसला था, इन 22-23 करोड़ आवाम का मसला था। आपने किस असेंबली में इस पर डिबेट की, किस सेनेट में इस पर डिबेट की, कहाँ पर आपने ये कहा? और आपने उनको इजाज़त दे दी और आपने उनके साथ रवाबित और सारे कायम किए। और आज आप मुझे बताएं कि आज किससे पूछे हम? ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद है JUIFA से। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। अजीब बात है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस हो, तोशाखाना रेफरेंस हो, ये सेनेट में जो ये इस वक्त हम ममनुआ फंडिंग वाला मामला हो,
फिर जो पीटीआई ने पिटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मोहसिन नकवी साहब एज इंटरिम चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब ये तमाम तर चीज़ें हम किसी ना किसी सियासतदान पर तो मल सकते हैं, लेकिन गलत बात करने पे, गलत पॉलिसी बनाने पे हम रिटायर्ड फौजियों को बुला के नहीं पूछ सकते कि आपने किस की एमा पर यह किया। और अगर इमरान खान साहब बाइख्तियार थे तो भी क्या ये उनका फैसला था, और अगर वो बेख्तियार थे तो वो भी क्या उनका फैसला था, और उनको ही डिफेंड करना पड़ेगा आके। आप लोग आज भी डिबेट कर रहे हैं, आज नूर आलम खान साहब ने कहा 100 लोग मर गए हैं। यहाँ पर पंजाब में अगर ये होता या लाहौर में ये होता, क्या तभी रिएक्शन आएगा? क्या पेशावर वाले किसी के नहीं है? कितने हमले हो चुके हैं, टारगेटेड हमले, सीटीडी अफसर मारे गए दिन दिहाड़े, मतलब टारगेटेड ऑपरेशन हो रही है। उनके पास इंटेल है कि कौन कहाँ किस वक्त मौजूद है, और रेड जोन में जो सबसे ज्यादा सेफ एरिया करार दिया जाता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जानना चाहती हूँ कि ये पॉलिटिशियंस की गर्दन ही पतली है सर, जिसको पकड़ना है? देखिए, ये पॉलिटिशियन की गर्दन जो है ना, वो जिसम जो है वो कमजोर होती है तो उसको पकड़ा जाता है, और उसको जब मर्जी जिस तरह से मर्जी जो है उसको जलील कर किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर इसको जलील होता है तो वो पॉलिटिशियन होता है, ना अफसर कोई किसी भी शक्ल में हो, वो होता है, ना कोई और जो ना उसको जज जो गलती करे ना वो खराब होता है। तो यहाँ पे इस मुल्क में मसला ये है कि ये पॉलिसियाँ जो है वो आपकी बनाते हैं कोई और अदारे बनाते हैं। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से चले कह दीजिए, वो जो पॉलिसियाँ बनाते हैं उनके पास जो है ना उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं होती, और वो किसी वक्ती जज्बात के तहत बनाते हैं या वक्ती मतलब के तहत बनाते हैं, और उसके बाद जब वो मतलब खत्म हो जाता है या फिर उसके बाद अचानक जो है ना वो कोई ऐसा प्रेशर आ जाता है तो वो बैक कर जाते हैं। और बैक करने का नतीजा ये होता है कि दोस्तों आप जो है ना अपने मुल्क को जो है आपने दहशतगर्दी की जो है ना एक आमाजगा बनाया हुआ है। देखिए, अगर ये कहा जाता है कि सारे दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान से आती है, तो अफगानिस्तान से सिर्फ हमारा बॉर्डर तो नहीं लगता, अफगानिस्तान से 5 मुल्कों का बॉर्डर मिलता है। बाकी 4 मुल्कों में कोई ऐसी दहशतगर्दी आपने देखी है या सुनी है कि वहाँ पे कुछ जाते हो, वहाँ पे उन्होंने जाके कोई मजहब के हवाले से कोई बाकी 4 मुल्कों में कोई चीजें इम्पोज की हो? तो ये जो है ना जो कुछ हमने बोया है वो फसल जो है वो अब कट गई है या कट रही है। तो अब अगर आपने जो है ना वो अगर इस फसल से जो है ना वो जान छुड़ानी है, ये जो सरों की फसल है और हमारे अपने सरों की फसल है, तो इसके लिए जो है ना फिर आपको पार्लियामान को जो है वो बाइख्तियार बनाना पड़ेगा। जब तक पार्लियामान आपका बाइख्तियार नहीं होगा, जब तक आपके फैसले यहाँ पे नहीं होंगे पार्लियामान में और डिबेट के बाद, उस वक्त तक जो है ना ये पुराना खासा ये हरकत होती सर, लेकिन मसला यही तो है ना कामरान मुर्तज़ा साहब के सियासतदान हो वो करप्ट हो, वो कब नॉन करप्ट हो जाता है इस मुल्क में पता नहीं चलता। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी इदारे हम पॉलिसी तरतीब देते हैं, पार्लियामेंट को नहीं। पार्लियामेंट को किसी और ने आके ताकतवर बनाना है, मतलब उन्होंने खुद ही अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है, उन्होंने अपनी खुद ही ताकत को मनवाना है, ये कोई और तो नहीं आके उनके लिए कर सकता। ये इस तरह से हेल्पलेसनेस शो कर देना कि जी उन्होंने कर दिया। आप आज क्यों नहीं बुलाते जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को? क्यों नहीं पूछते कि स्कोर कमांडर वो क्या कर रहे थे, वो क्या गुफ्तगू करके आए थे, क्यों ये सोली ये फैसले किए गए, क्यों ये पार्लियामेंट में नहीं आए, क्यों ये सेनेट में डिस्कशन नहीं हुई? आप लोग इन पावर होके आप लोग बात नहीं करते, हम आउट ऑफ पावर आपको ये लुकमे देते रहते हैं, हम भुगतते हैं लेकिन आप लोग कुछ करते नहीं है। मुर्तजा साहब, ये तो ज्यादती है। आप अगर इसको ज्यादती समझती हैं तो फिर हमारी जो है ना वो स्पीचेस निकाल के देख लीजिए, जो हमारा बस चलता है वो हम तो करते हैं, पार्लियामान में भी करते हैं और पार्लियामान से बाहर भी करते हैं। हम हर जगह पे जो है ना वो अपना जो है जो किरदार है वो अदा करते हैं, मगर वो जाहिर है कि हमारा अपना भी एक बस है, हम लिमिटेड जो है ना उसमें बैठे हुए होते हैं। हमसे ज्यादा जो है वो जो मजीद जिनका जो बड़े स्टेक होल्डर्स है वो शायद हिम्मत इतनी जरूरत नहीं कर पाते कि वो जो है ना वो किसी एक को बुलवाएं। अब देखिए ना, इसको अपना मुशर्रफ साहब को फांसी दी गई थी ना, फांसी देने के बाद कोई डायरेक्ट अपील तो फाइल नहीं हुई, मगर किस तरह से उस मामले को अंडू किया गया और किस तरह से उस मामले वकार सेठ की सैनिटी तक को क्वेश्चनेबल बना दिया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वकार सेठ साहब की सैनिटी को भी क्वेश्चनेबल कर दिया सर जी। हाँ, तो ये तमस्सर उड़ाया गया ना आपके अदालती निजाम का, और अदालतों के जरिए तमस्सर उड़ाया गया। ये हमारे मुल्क में हाल है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर फर्ज करिए कि आप जो है ना वो एक लाइन ले लेती हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर आपकी चीजें जो है ना वो पता नहीं क्या क्या जो है ना वो सच्ची और झूठी जो है ना वो लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी और आप वो मिट्टी प्लीज करेंगे।
कि आपको मुंह छुपाने की शायद जगह ना मिले। सर, ये काबुल के साथ आपको लग रहा है मामला इस्लामाबाद के आगे चल सकते हैं? आपको लगता है कि वो मुआहदा दोबारा से निगोशिएट हो सकता है? आपको लग रहा है कि टीटीपी किसी तौर पीछे हटने को तैयार है? आपको लगता है कि कोई निगोशिएशंस ये मामला करेंगी, या आप देख रहे हैं फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन? देखिए, पहले सबसे पहले जो है वो ताकत के मरकज का तयन होना चाहिए। हमारे यहाँ ताकत का मरकज का तयन ही गलत हुआ होगा। हम सारे जाके जो है ना वो उस मरकज के गिर्द जो है ना वो तवाफ करते रहते हैं, उसी के गिर्द घूमते रहते हैं। भले जो है ना वो किसी भी जो है ना की गवर्नमेंट हो, उसको जो है ना वो मरकज का तयन गलत करती है। अपनी ताकतें जो है ना वो सरेंडर कर देती हैं, और उसके बाद जो है ना फिर बाद में जब गिला उनको तो याद आता है, जब वो जो है ना वो बजाय नुमाइशी ताकत भी नहीं रहती, नुमाइशी इक़्तिदार भी नहीं रहता। ये इस मुल्क का मसले को हम जो है ना वो ठीक कर रहे, और जब असल मसले को ठीक करेंगे सारे मामला इसी तरह से चलेंगे। दुनिया का हर मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, माँ सिवाय पाकिस्तान के। हम सिर्फ जो है ना वापस रिवर्स हमने लगाया। अच्छा सर, अब क्योंकि इमरान खान साहब का मामला है तो मैं एक तो पिटिशन आपको पता है वापस हो गई है। सॉरी अस्मा, मैं आपके पास आती हूँ, उन्होंने शादी में जाना, मैं बस आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कामरान मिर्जा साहब, ये जो पिटिशन आज वापस हुई है एतराज़ात लगा कर जो रजिस्ट्रार ने वापस की है, ये जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से थी, उस पर बहुत बुनियादी तौर पर जो एतराज़ात हैं आपने भी देखे होंगे। एक तो ये कि मामला पहले लोकल कोर्ट में जाता, फिर सेशन कोर्ट में जाता, या हाई कोर्ट में अपील होती, फिर हाई कोर्ट से रिजेक्ट होता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता। मतलब ये मामला अचानक से पूरे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजा गया? एक तो ये एतराज़ है। दूसरा ये कि आपने थोड़ी इनअप्रोप्रिएट ज़बान यूज़ की है। फिर राजा रियाज का भी जिक्र है, और भी इनके जो दुखड़े हैं वो सारे इन्होंने एक ही पिटिशन में दायर कर दी हैं। तो आपको लग रहा है ये एतराज़ात अगर हट गए तो फिर ये पिटिशन समाअत के लिए मंजूर हो जाएगी? देखिए, इन एतराज़ात के खिलाफ जो है वो चैम्बर अपील होती है, और चैम्बर अपील जो है ना वो फिर जब फिक्स होगी और फिर वो हट गए, तो अगर हट गए तो वो जज आमतौर पर चैम्बर अपील सिंगल जज सुनता है और अपने चैम्बर में सुनता है, और जब हट जाएंगे तो फिर उसके बाद जब सुनी जाएगी पिटीशन, तो अभी तक तो उसको नंबर भी नहीं मिला होगा। और आमतौर पर ये होता है कि वो कह देते हैं कि जी इसकी थोड़ी सी हालत में एतराज की बात ही लगा दीजिए। अगर फर्ज करने की वो मामला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो उसकी अहमियत क्या है, तो फिर ज्यादा जज कोर्ट में सुन लेते। मगर फिर वक्त पुलिस के इसको नंबर नहीं मिला, और एतराजात बचा है जो है। अच्छा सर, एक तौहीन इलेक्शन का मामला है, वेरी क्विकली सर मैं जानना चाहूंगी, ये जो केस में सजा सुना सकती है इलेक्शन कमीशन, और क्या वो डिस्क्वालीफाई जो करेगी, क्या उसकी कोई मुद्दत का तयन हो सकता है, या फिर ताहयात हो सकती है, वन टाइम हो सकती है? आपकी कोई इस पे प्रेडिक्शन, या आप इस पे कोई फैक्चुअल बात अगर बता सकें सर? देखिए, उसमें जो डेक्लेरेशन है ताहयात वाला, वो सिर्फ कोर्ट दे सकती है। वो डेक्लेरेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन शायद नहीं दे सकता। ठीक है। और क्वालिफिकेशन का मामला जो है उसमें सर्टेन केसेस जो है ना रेफर हुए थे बाई सुप्रीम कोर्ट, और वो फिर उसके बाद जो है ना वो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन किए। जैसे अभी इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन थी, मतलब वो फॉर द टाइम बीइंग थी। जैसे ही वो उसके बाद उन्होंने दोबारा इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर लिया, तो वो सिर्फ उस सीट को जो उस वक्त होल्ड कर रहे थे उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन। और आखिर में तोशा खाना जो है 7 फरवरी को समाअत है, उसमें कहा है इमरान खान साहब को आना पड़ेगा, फर्द जुर्म आयद होनी है, और वो तो उनके आने से ही होगी। क्या वो आएंगे सर? वो आना पड़ेगा। उसके अगर नहीं आएंगे, ये हो सकता है कि बाज़ खुदा न खास्ता जो है ना वो मुल्ज़िम की तबीयत जो है ना बहुत ज्यादा नासाज हो, तो भी वो एग्जाम्पशन सीख कर सकता है। मगर इंडाइटमेंट के लिए, चार्ज फ्रेमिंग के लिए जो है ना वो आना पड़ता है। ये कर सकते हैं कि वो बाहर गाड़ी में बैठे रहे और बाहर गाड़ी में से उनसे पूछ लिया जाए, या फिर वीडियो लिंक भी हो सकता है। ये भी एक सूरत मुमकिन है, मगर बहरहाल अल्टीमेटली उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सॉरी मैंने आसमा आपको वेट कराया, सॉरी क्योंकि उनको शादी में जाना था, मैंने कहा जल्दी से सवाल पूछ लूँ। आसमा, नाउ यू हैव द होल स्पेस। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्योंकि इंतखाबात की बात भी हो रही है, इंटरिम सेटअप है, कोई बहुत ज़्यादा पॉलिसी चेंजिंग हो नहीं सकती, पॉलिसी मेकिंग हो नहीं सकती, कोई ऐसे फैसले किए नहीं जा सकते, तो आपको लगता है कि इलेक्शंस जल्द होने से ही मामला हल निकल सकता है? देखें जी, इलेक्शंस तो ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमारे मतलब एक कानून का हिस्सा है। लेकिन आप मुझे बताएं, जो कल का वाक़या हुआ और ये इस हालात के बाद, मैं यही कह रही हूँ कि ये मैं जब ये पीटीआई वालों की भी बहस सुनती हूँ, मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज़ द वे आउट फॉर द इलेक्शन।
आप ये सौ को, हज़ारों कैंडिडेट्स को किस तरह सिक्योरिटी देंगे? हर एक जिलसे को आप किस तरह सिक्योरिटी देंगे? इस माहौल में कौन आएगा पोलिंग स्टेशन? इतना एक पूरा एक प्रोसेस होता है, वो किस तरह इस होगा? इलेक्शन तो 75 साल से इस मुल्क में हो रहे हैं और हमारा सूबा हमें मिला क्या है? मतलब एक और इलेक्शन महीने 2 बाद हो जाए तो हमें तो ठोस इक़दामात चाहिए। हमें तो पहले आप प्रोटेक्शन दें। आप अगर मरकज़ में हुकूमत बैठी है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बात करूं कि ये चीज़ हमें ख़त्म करनी चाहिए कि हम और इदारों के ऊपर हम हर एक ब्लेम डालें। जब इलेक्शंस होते हैं, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती है, इमरान खान इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए, तो अगर आप बेसिक ये तो वो कोर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर तो आपके लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत नहीं कर सकते। आप उनको पेट्रोल और घी, वो तो बात की बातें हैं, तो आप रिज़ाइन कर देते ना। आपको अगर कोई मतलब दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये बातें कि किसी चीज़ के आड़ में छुपना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम भी तो मांगते हैं कि हमारे लिए कोई ठोस इक़दामात किए जाए कि हमारे लोगों को, आपने फाटा को ज़म किया सिर्फ अपने पॉलिटिकल मतलब स्टैचर बढ़ाने के लिए। इमरान खान साहब ने फाटा को वहाँ का वहाँ छोड़ दिया, उसमें कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, उल्टा वो सेटल्ड एरिया पर उसका बोझ आ गया। फिर उन्होंने 1000 अरब फंड लिया और वो कर्जा चढ़ा इस सूबे पे। ज़िंदगी मतलब इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस हुकूमत ने इतना कर्जा चढ़ा दिया, लेकिन हमारे लोगों को मिला क्या? आपको पता है कि कल जब वो छत गिरी, उसके हमारे सूबे में कटर्स और वो लिफ्टर्स और वो दोज रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट था, वो नहीं था हमारे सूबे में। लेकिन आसमा, पहले इलेक्शन जो पिछले हुए थे उसमें भी यही बात की जा रही थी कि 5 साल जो था इमरान खान साहब का दौर गुजर चुका था खैबर पख्तूनख्वा पे, फिर भी ये सब चीज़ें, उस वक्त भी BRT बात हो रही थी, उस वक्त भी ये तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर भी अवाम ने उनको वोट दिया। आपको लगता है ये गलती अगर हुई है तो ये दोबारा अवाम ने कहा दिया? अवाम ने दिया कि RTS ने दिया? अवाम ने तो दिया होता तो अवाम ने, मुझे तो नहीं लगता वो RTS ने वोट दिया। अवाम ने कब वोट दिया? हम तो कभी, हमारे ख्याल में जब से सूबे में इलेक्शंस हो रहे हैं, हमने कभी किसी को दूसरी दफ़ा वोट नहीं दिया। ये पहली दफ़ा है कि एक हुकूमत 9.5 साल बैठी हुई है और आज इमरान खान हैज़ टू टेक उनको, अगर वो एक पाकिस्तान के एक सियासी पार्टी के लीडर हैं तो ही हैज़ टू उनको ये ओन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसले उनकी हुकूमत के हैं। और आज जो इस सूबे में कत्लेआम हो रहा है, ही हैज़ टू टेक दिस ओनरशिप। ये इस तरह नहीं चलेगा जी कि अब आप दोबारा कहें कि जी इलेक्शन करें। आपने पहले हमारे लिए ये मसले सुधारने हैं। हम तो KPK वाले अपील कर रहे हैं कि पहले आपने हमारे सूबे को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसके बाद सारी ज़िंदगी पड़ी आप लोग इलेक्शंस करें, इलेक्शंस में लोग हिस्सा लेंगे। लेकिन इस हालात में जहाँ पर इतनी अनसर्टेनिटी है, जहाँ पर लोग खौफ व हिरास का शिकार है, और ये अब से नहीं हो रहा। पिछले साल जब सैलाब था, आप बनू, तब सैलाब तो एक कैटास्ट्रफी थी और साथ में लोगों के साथ घरों में जो ये वाक़यात हो रहे थे, और उधर स्वात बालाकंड के लोगों ने तब भी रैलीज निकाले थे कि भी हमें ये दहशतगर्दी और ये इश्यूज नहीं चाहिए हमारे सूबे में। तब क्या हुआ आप मुझे बताएं? बनू में हो रहा है ये तो मुसलसल। पेशावर में जब ये हुआ सरबंद के इसमें जी, एंड वेलकम बैक। आप ये सुनते रहेंगे कि मईशत का भट्टा बिठा दिया है PTI ने, और पिछले अदवार में आप इमरान खान साहब से सुनते रहे कि पिछले जो दौर गुजरे हैं इस हुकूमत में, जब नवाज शरीफ और जरदारी साहब थे तो करप्शन के बाजार गर्म थे, और आज IMF की टीम सर जोड़ के बैठी है इस हुकूमत वक्त की फाइनेंस टीम के साथ, ताकि कोई मामला आगे बढ़ सके, कि मईशत में बेहतरी लाई जा सके। दूसरी तरफ टेररिज्म के हवाले से हम एक पॉलिसी बनाते हैं, फिर दूसरी पॉलिसी बनाते हैं, फिर तीसरी पॉलिसी बनाते हैं, फिर कोई फ़र्द वाहिद आकर इस तमाम पॉलिसी में अपनी पॉलिसी को इंसर्ट करता है, और उसके लिए आज ऑन द लाइंस हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, हमारे फौजी जवान हैं, जिनकी शहादतें हो रही हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहेंगे, लेकिन हम कॉशियस तरीके से मामलात को चलाएंगे नहीं। और ये जो आज IMF के साथ डील हो रही है, IMF को भी नहीं लगता कि पता नहीं हुकूमत रहे ना रहे, और हमें भी ये नहीं लगता कि ये जो पॉलिसी है ये कभी तब्दील होगी या नहीं होगी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी आनी पड़ेगी। इसीलिए जब